तो अभी टॉपिक हमने करना है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हम पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ रहे हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन वाला कंसेप्ट किया हमने, अब है मोनोपोली। ठीक है, मोनो और पॉली दो वर्ड हैं। ठीक है, मोनो पॉली। मोनो मीन्स होता है सिंगल, ठीक है, और पॉली सेलर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट जहां पर एक ही सेलर हो, किसी कम्युनिटी को बेचने वाला एक ही सेलर हो। ठीक, एक बात समझ में आई? जैसे परफेक्ट कंपटीशन के केस में तो हमने देखा कि बहुत सारे सेलर्स हैं, लेकिन यहां तो क्या होगा, एक ही सेलर। तो डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज दैट सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ ए कमोडिटी विद नो क्रॉस सब्स्टिट्यूट्स। कि जो प्रोडक्ट वो बना रहा है ना, जिस प्रोडक्ट का वो सेलर है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब उसको रिप्लेस करने वाला कोई और प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो उसके प्रोडक्शन को रिप्लेस कर सके। ठीक है, लोग उसके प्रोडक्शन की जगह दूसरे के प्रोडक्ट को यूज कर सके, ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे रेलवे है। रेलवे बल्क में कितना माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ना, इतनी लो कॉस्ट पे वो ले जाती है कि किसी भी और व्हीकल के लिए पॉसिबल नहीं है ना। रोडवेज के थ्रू आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो रेल एक ऐसा साधन बन जाता है, बहुत लो कॉस्ट पे बहुत बल्क में ले जाता है, उसका कोई क्रॉस सब्स्टिट्यूट रहता नहीं। वैसे तो ट्रक्स वगैरह अवेलेबल है, पर कॉस्ट के मामले में उसके साथ बराबर नहीं आ पाते ना। एक ट्रक कितना माल लोड करेगा, लेकिन एक ट्रेन जिसमें इतने सारे बॉगीज हैं, वो बहुत सारा माल एक बार में ले जाती है। ठीक है, अच्छा आगे क्या फीचर्स ऑफ मोनोपोली। अब किन किन बातों से मिलकर जो है मोनोपोली बनती है? पहला है वही जो डेफिनेशन होती है, वन सेलर, एक ही सेलर होना चाहिए, कोई और सेलर है नहीं उस प्रोडक्ट का, बेचने वाला सिर्फ एक इकलौता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले बहुत हो सकते हैं उस कम्युनिटी में। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स। अब ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर नई फर्म एंट्री नहीं कर पाती, तो नई फर्म एंट्री ना करने का मतलब क्या है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक ही सेलर है, दूसरा सेलर आना चाहे तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन। कैसी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है? पेटेंट्स मींस कि किसी के पास टेक्नोलॉजी उसने अपने नाम से रजिस्टर करवा रखी है। मैं इनोवेशन कर रहा हूँ, कोई चीज नहीं खोजता हूँ, तो मैं गवर्नमेंट को अपने पास अपना नाम से वो रजिस्टर करवा लूंगा कि ये टेक्नोलॉजी मेरी इजाजत के बिना कोई और यूज नहीं कर सकता। पेटेंट राइट्स बोलते हैं इसको। तो मेरा कानूनी हक है, अगर कोई चोरी करेगा तो उसके ऊपर केस होगा और उससे मैं कॉम्पनसेशन ले सकता हूँ। इस वजह से कोई जब जिसको पेटेंट राइट्स मिले होते हैं तो सिर्फ वही प्रोडक्शन करता है उस चीज का। क्लियर, समझ आई बात? अच्छा, फिर ये भी हो सकता है कि रिसोर्सेज ही अवेलेबल ना हो दूसरों के पास, है ना। अब रेलवे है, जो रेलवे ट्रैक्स बना रखे हैं, किसी और के पास रिसोर्सेज नहीं है ना, वो रिसोर्सेज नहीं होंगे तो उसका कंपटीटर नहीं आ पाएगा। ठीक, क्लियर होगी बात? आगे है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये पहले भी बताया मैंने यहाँ पर कि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है ना। जो प्रोडक्ट एक सेलर बेच रहा है उसको रिप्लेस करने वाला कोई और प्रोडक्ट नहीं है। ये नहीं कि आप इसको छोड़कर कोई और प्रोडक्ट ले सकते हो, उसकी जगह आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने रेलवे का एग्जांपल दिया है कि जिस बल्क में वो क्वांटिटी लेके जा सकती है लोएस्ट कॉस्ट पे, वो कोई और नहीं कर पाता, है ना। उसके बाद फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। अब एकलौता सिंगल सेलर है, बेचने वाला एक ही है, तो एक इकलौता है तो उसके पास मर्जी है, उसका प्राइस कुछ भी रख ले, है ना। और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं तो खरीदने वाले सारे उसी के पास आएंगे। तो एक ही बेचने वाला है तो फिर वो किसी भी रेट पे उस चीज को बेचे, वो डिसाइड करने का पूरा राइट उसके पास आ जाता है, उसी फर्म के पास। लेकिन जब परफेक्ट कंपटीशन के केस में था, हमने देखा था कि वहां पर कोई कंट्रोल नहीं था फर्म के पास प्राइस को ठीक करने का, चेंज करने का। आगे है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब क्योंकि वो इकलौता सेलर है, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला मैं इकलौता टीचर हो जाऊं, तो मैं प्राइस कोई भी फीस का चार्ज करने लग जाऊंगा, है ना। फिर दूसरी बात,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि मैं फेवर कर दूं कि यार ये थोड़ा सा मेरा फेवरेट है तो उसको मैं कंसेशन दे देता हूँ 20 में, है ना, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो उसको मैं ज्यादा, तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करने की पावर मोनोपोली के पास आ जाती है, उस फर्म के पास आ जाती है। और वो अलग अलग मार्केट में भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है कि ये कोई जो पास की मार्केट है उसमें कम रेट दे दे, दूर की मार्केट में वो ज्यादा रेट रख ले, मार्केट में भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, कस्टमर टू कस्टमर भी कर सकता है। क्लियर? फुल पावर है उसके पास, क्योंकि प्राइस का के ऊपर पूरा कंट्रोल है उसका। तो ये सारी बातें मिलकर मोनोपोली बनाती हैं। समझे भाई बात? पक्का? खत्म मेरे टॉपिक को? कोई डाउट्स है तो बताओ। चलो ठीक है। अभी अगला छोटा सा टॉपिक है हमारा, वो क्या है? डिमांड करो अंडर मोनोपोली। डिमांड करो अंडर मोनोपोली कि जब मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट है उस केस में उस फर्म के प्रोडक्ट्स का डिमांड करो क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो फर्म है यूं तो उसकी मर्जी है कि कितना भी प्राइस वो रख सकती है, ठीक, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। लेकिन अगर मान लो वो ये प्राइस फिक्स करने की कोशिश करेगी, ठीक, अब इतना हाई प्राइस रख दे कि कोई परचेज ही ना कर सके चीज, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो क्वांटिटी डिमांडेड जीरो, अब उसको अपनी क्वांटिटी तो बेचनी है, वो प्राइस थोड़ा रिड्यूस करती है, ठीक। तो प्राइस रिड्यूस किया उसने, तो उसकी वजह से मान लो कि उसकी क्वांटिटी इतनी बिकने लगी, ठीक। तो पहला पार्ट यहां था, दूसरा पार्ट यहां आ गया, तीसरा अब प्राइस और घटा दे, हालांकि 1 2 3 ऊपर चलेगा, हमने ऐसे लिख दिया, कोई इशू नहीं है। तो क्वांटिटी बढ़ जाए क्योंकि ज्यादा लोग खरीदने के लायक हो जाएंगे, है ना, इस प्राइस पर इतने लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब इन पॉइंट्स को मिलाओगे आप तो ये आपका डिमांड कर्व बनता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा कि जितना वो प्राइस रिड्यूस करेगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी को बेच पाएगा मार्केट में, लोग खरीदने लायक हो जाएंगे और डिमांड कर पाएंगे। क्लियर? और ये लेस इलास्टिक डिमांड कर्व होता है एज कंपेयर टू जो हम एक और करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा आगे। अभी ये जो अगली बात ये है कि हाउ डज मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइजेस। ये मोनोपोली स्ट्रक्चर कैसे बन जाती है, मार्केट कैसे एग्जिस्टेंस में आ सकती है, ये उसका एक कारण है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग या गवर्नमेंट कंट्रोल। अब सरकार क्या करे, लाइसेंस ही किसी एक को इश्यू कर दे, किसी एक ही फर्म को, क्योंकि इसका प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ तो नहीं करना है। अब किसी और के पास लाइसेंस नहीं है, कोई और बना नहीं सकता, तो जिसके पास लाइसेंस है उसकी मोनोपोली होगी। यस और नो? क्लियर है? फिर दूसरा गवर्नमेंट कंट्रोल की क्या बात है कि गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल कर रही है, खुद ही ऑन कर रही है। जैसे आप देखो कि क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक एनर्जी की बात कर लो, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, उसको गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, किसी और को इसमें इनिशिएट लेने नहीं देना, है ना, सिर्फ गवर्नमेंट ही इसका प्रोडक्शन करेगी। तो गवर्नमेंट एक सिंगल सेलर हो गया। यस और नो? यस सर। दूसरा है पेटेंट राइट, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि किसी ने इनोवेशन की है, टेक्नोलॉजी खोजी है, तो उसने अपने आप को गवर्नमेंट में रजिस्टर करवा लिया और उसके पास ये राइट मिल गया कि भाई इस टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ और सिर्फ मेरी परमिशन से हो सकता है और जिसको मैं अलाउड करूंगा वही इसका प्रोडक्शन कर सकता है। तो जिसको आप अलाउड करोगे, आप अपनी टेक्नोलॉजी जिसको बेचोगे सिर्फ वही बनाएगा, सिंगल सेलर रह जाएगा। फिर कार्टेल, कार्टेल का क्या मतलब है, कई बार फर्में 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो एक ग्रुप बना ले, मतलब फर्म्स हैं 3-4 फर्में हैं जो एक तरह का प्रोडक्ट बना रही हैं, वो मिल जाए, ग्रुप बना ले, उसको बोलते हैं कार्टेल। एक फर्म बना ले, मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए आपस में, है ना, तो उस केस में भी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपस में वो अलग अलग रह रहे थे तो कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है एक दूसरे को। यस और नो? तो पॉसिबिलिटी है कि वो इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे बजाय कि आपस में कंपटीशन करेंगे, है ना। तो तभी मोनोपोली सिंगल सेलर बन के रह जाएगा, वो एक फर्म बन के रह जाएगी। एक ही प्रोडक्ट का मतलब सेम का या अलग अलग का? मान लो 3-4 फर्में हैं, वो अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, एक जैसा प्रोडक्ट बना रही है,
अब वो मिक्स हो जाए और एक ही प्रोडक्ट बनाने लग जाए तो आपस में कंपटीशन से बच जाएंगे। और अगर अलग अलग प्रोडक्ट बनाना हो तो कंपटीशन होगा। वो प्रोडक्ट ऐसा है जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जैसे हमने पहले कहा ना जो मोनोपोली में कहा कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, लेकिन वो 3-4 फर्म ऐसी हैं जो एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट बना रही है, तो उस केस में वो एक दूसरे को कंपटीशन दे रही है। कंपटीशन से उनका नुकसान है, कंज्यूमर को फायदा है, लेकिन वो मिल जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा, कमाएंगे फिर, है ना, आपस में कंपटीशन खत्म कर लेंगे। तो जो वो मिल जाते हैं उसको बोलते हैं कार्टेल, ग्रुप बना लेते हैं वो, तो कार्टेल बन गया तो एक फर्म बन गई और मोनोपोली क्रिएट कर दी उन्होंने। फिर नेचुरल ऑकरेंस कि नेचर ने ही, कुदरत ने ही कुछ ऐसे रिसोर्सेज दे दिए हैं जो किसी और के पास अवेलेबल नहीं है, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इस एरिया में कुदरत ने इतनी मेहरबानी की है कि इसको क्रूड ऑयल के भंडार दे दिए, तो ये पूरी वर्ल्ड मार्केट के क्रूड ऑयल को अपनी तरह से हैंडल कर सकती है ना। एक तरह से ये मोनोपोली इन्होंने कंट्रोल कर रखी है, ठीक है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, हालांकि यूं तो रशिया में भी है, शैल ऑयल मिलता है, और जो ये इनके पास है इस साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज हैं, वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, तो उन्होंने कंट्रोल, नेचर ने उनको वरदान दे रखा है क्रूड ऑयल में, तो उनकी एक तरह से मोनोपोली है। तो ये सारी चीजें मिलकर मोनोपोली क्रिएट कर देती है। बात समझ में आई? ये सारे कारण हो सकते हैं मोनोपोली मार्केट बनने के। क्लियर? कोई डाउट?